आतंकवाद एक मानव निर्मित आपदा, आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। और हाल में आतंकवाद की एक बड़ी घटना पहलगांव में हुई। उसके बाद भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया और अब ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद अब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ है। कई तरह के नैरेटिव चल रहे हैं। इसके चारों ओर भारत ने जो गोल तय किए थे उसको प्राप्त किया या नहीं किया, या कुछ अधूरे रह गए, क्या हमने पाया, क्या खोया, इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीप नारायण पांडे, जो प्राध्यापक हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। हमारे साथ हैं संजय शर्मा जी, जो कि समाजसेवी हैं और सामाजिक विषयों पर विचार रखते हैं। मैं हूं उज्जवल नारायण, मैं पत्रकार हूं और पिछले 20-25 साल से आर्थिक पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब। और सबसे पहले एक जो नैरेटिव बन रहा है, खासकर युद्ध विराम के बाद, कि भारत जो है युद्ध जीत के भी नैरेटिव हार गया, तो इसको आप किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, इसको किस तरह से परिभाषित करते हैं कि भारत के क्या अचीवमेंट रहे इस युद्ध में? देखिए, जो आपने बताया कि ये नेगेटिव नैरेटिव्स बन रहा है, तो इस पर मैं बोलना चाहूंगा कि युद्ध विराम होने के बाद भी युद्ध चल रहा है, नैरेटिव्स के द्वारा, मीडिया के द्वारा, प्रोपेगेंडा के द्वारा, और जिसमें पाकिस्तान का एक बहुत सुनियोजित तंत्र पूरा इसमें शामिल है, और भारत में रहने वाले जयचंदी मानसिकता के लोग भी इसमें शामिल हैं। अब मैं भारत सरकार और भारत के लोगों की, भारत की सेना की उपलब्धि को बताना चाहूंगा। भारत तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता। भारत धैर्य, संयम और योजना के साथ प्रतिकार करता है। ये बात इस घटना से हमें पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपकी 22 अप्रैल को पहलगांव में घटना घटी, लेकिन इसका जवाब 6 तारीख की रात्रि और 7 तारीख की भोर काल में, या सुबह, अति सुबह लगभग रात को 1 बजे ऑपरेशन सिंदूर क्रियान्वित हुआ, जिसमें 9 आतंकवादी ठिकानों को, जो पाकिस्तान के अंदर स्थित थे, उस पर मिसाइल अटैक होता है। मतलब भारत ने उन आतंकवादी ठिकानों को चिन्हित किया जिन्होंने पहलगांव की घटना को अंजाम दिया था। तो ये एक भारत के धैर्य, संयम का भी हमें परिचय होता है। और दूसरा, पहलगांव के प्रतिकार में जो मिसाइल अटैक हुआ, उसमें जो आतंकवादी मरे पाकिस्तान के अंदर, उनके मृत्यु पर, उनके जनाजे में पाकिस्तान की आर्मी का शामिल होना कहीं ना कहीं आतंकवाद और पाकिस्तान आर्मी के गठजोड़ को दिखाता है। और इस गठजोड़ को हम केवल आरोप लगाते थे, लेकिन पूरी दुनिया की मीडिया ने पहली बार इसको देखा है। और हम आगे बढ़े इस पर, तो पाते हैं कि भारत अब केवल आपको आतंकवादी घटना पर कार्रवाई नहीं करता है, जबकि उसका कीमत भी चुका लेता है। इस बार पाकिस्तान के अंदर जो भारत ने कार्रवाई किया, उससे वहां का जन सामान्य भी प्रभावित हुआ है। और वहां के जन सामान्य पहले सोचते थे या सोचते रहे होंगे कि भारत में आतंकवादी घटना घट गई, ये एक नियमित कार्रवाई है, एक धार्मिक कार्रवाई है, और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब उनका जनजीवन प्रभावित हुआ है। सिंधु का पानी रोका गया। प्रधानमंत्री जी का जो भी स्टेटमेंट आया कि पानी और खून साथ में नहीं बह सकता, तो पानी नहीं बहेगा तो पाकिस्तान की जो खेती है वो सूख जाएगी, क्योंकि आज भी पाकिस्तान कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। बहुत बड़ी बेरोजगारी होगी, तो ये भी पता चलता है। और अगला बात देखें तो ये ऐसा भारत आया है जो स्वावलंबी भारत है, संप्रभु भारत है, अपना स्वयं निर्णय लेता है और घुस करके मारता है। ये भी इस कार्रवाई से पता चला है। तो ये कहीं ना कहीं जो भारत के विरोधी मानसिकता वाले पड़ोसी देश भी हैं, उनको भी
कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्टली संदेश है कि आप भारत सह अस्तित्व में विश्वास करता है, जिए और जीने दो के भावना में विश्वास करता है, लेकिन यदि आप लाइन लांघेंगे तो भारत इसका प्रतिकार भी करेगा और आपको सबक भी सिखाएगा। और यहाँ एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जैसे जो नैरेटिव चल रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं भारत के विरोधी हैं। पाकिस्तान में जैसे तमाम तरह से युद्ध एक तरह से उसको मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन वहां लोग जश्न मना रहे हैं, जैसे ऐसे समझ रहे हैं कि वहां विक्ट्री स्पीचेस हो रहे हैं, प्रधानमंत्री का विक्ट्री स्पीच हुआ, वहां जुलूस निकल रहे हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया भी का एक बड़ा तबका वो भारत जैसे उदित होते हुए राष्ट्र को उदित होते देखना नहीं चाहता। उनके अंदर भी अभी भी एक मानसिकता है कि भारत एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, तो इसके उदय पर उनका भी एक रोष रहता है। उस नैरेटिव का वो भी सपोर्ट करते हैं, जो पाकिस्तान चलाता है उस नैरेटिव का वो भी सपोर्ट करते हैं। और इसी क्रम में जो डोनाल्ड ट्रंप है या अमेरिका ने जो एक सीज फायर की सारी अपने ऊपर जो क्रेडिट ले लिया, वो उसी एक नैरेटिव बिल्डिंग का, जो वेस्ट है उसके एक नैरेटिव बिल्डिंग का एक प्रमाण है। तो हमारे देश के लोगों को उस नैरेटिव बिल्डिंग में नहीं फंसना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो हमारी सेना कह रही है, हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपने देखा कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम इतना बेहतर चला कि 400-800 जो है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भारत के एयर स्पेस में है और एक भी सरफेस हिट नहीं हुआ। तो ये हमारी सेना की और हमारी टेक्नोलॉजी की कामयाबी है। तो हमको इस फॉल्स नैरेटिव का जो वेस्ट मीडिया का एक तबका बना रहा है और पाकिस्तान का मीडिया बना रहा है, और हमारे यहाँ के भी जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं जो बना रहे हैं, तो उससे भी एक बचना चाहिए। और इसमें जो बड़ा सवाल है कि क्या भारत ने गोल अचीव किया, जो अब सवाल यही है, गोल तो अचीव किया, हमने 9 जगहों पर बम ब्लास्ट किया और वो जो है मिसाइल दागे, और वो पाकिस्तान से अगर नहीं होता, वह कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होती, तो हम फिर कुछ नहीं करते। तो अब युद्ध विराम हो गया, तो ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हो गई। युद्ध विराम के तो हम पहले दिन तैयार थे। तो क्या भारत के जो गोल्स थे वो अचीव हुए? क्या पहले दिन के गोल अचीव हुए और उसके बाद के दिनों के भी गोल अचीव हुए? ये भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए, भारत ने अपने योजना के अनुसार गोल अचीव किया। ये जो पिछले 2 दिनों में युद्ध विराम के बाद जो मीडिया में ऐसे कुछ घटनाएं दिखाई पड़ती हैं, तो मैं बोलना चाहूंगा, शल्य, महाभारत में एक पात्र है शल्य, जो युधिष्ठिर का मामा था और कर्ण का भी मामा था, लेकिन उसने कर्ण का सारथी बना वो, और हमेशा समय समय पर वो कर्ण को डिमोरलाइज करता था जब भी अर्जुन का बारी आता था। और लास्ट में अर्जुन की विजय और कर्ण की मृत्यु के पीछे कहीं ना कहीं शल्य की भूमिका देखी जाती है। ऐसे भारतीय समाज में बहुत सारे शल्य विदेशी मीडिया के द्वारा, पराधीनता की मानसिकता के द्वारा स्थापित हुए हैं, जिन्हें भारत की उपलब्धि नहीं दिखाई पड़ती। अभी आपने कहा कि हमने इतना अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है, हमने इतने जीरो नुकसान पे अधिकतम नुकसान पाकिस्तान का किया है। पहली बार पाकिस्तान के प्रति या आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई में भारत की नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों ने साथ में सामूहिक प्रयास किया, और इससे प्रयास में कोऑर्डिनेशन दिखा, और भारतीय जनमानस की एकजुटता दिखी, जिनको हम मुख्य धारा में नहीं शामिल कर पाए। भारत के एकता के संदेश देने में हम नहीं समझते थे। लगभग भारत का संपूर्ण समाज और भारत के लगभग संपूर्ण राजनीतिक दल, संपूर्ण वैचारिक मानसिकताओं के लोग एक साथ एक पोडियम पर आते हैं, और कहीं ना कहीं जो दुनिया वर्ल्ड पावर का जो नेक्सस है आतंकवाद के सपोर्ट में, वो भी दिखाई पड़ता है। इस कार्रवाई में चीन की भूमिका दिखाई पड़ती है। इस कार्रवाई में हमारे साथ कौन है और कौन नहीं है। मैं बोलूंगा कि इस कार्रवाई में IMF भारत के साथ नहीं दिखाई पड़ता है। जिस दिन युद्ध विराम लागू होता है
उसी दिन के कुछ घंटे पहले, उस युद्ध विराम लागू होने के कुछ घंटे पहले आईएमएफ लोन सैंक्शन कर देता है। पाकिस्तान के रोजी रोटी के लिए नहीं, वहां के भूखी जनता के अन्न के लिए आईएमएफ लोन नहीं देता है। आईएमएफ लोन देता है आतंकवादियों के प्रश्रय स्थल को बढ़ावा देने के लिए। पाकिस्तान के सैनिक और आतंकवाद के गठजोड़ को बढ़ावा देने के लिए आईएमएफ लोन देता है, जो विश्व, पूरी दुनिया की मानवता के लिए, विश्व सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इस कार्रवाई से बहुत लोग उजागर हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत को जो है एक बैक फुट है, भारत का एक फ्रंट खुला है। कैसे खुला है कि अभी तक जो घटना घटती थी, भारत प्रतिक्रिया करता था किसका? आतंकवादियों के खिलाफ। लेकिन इस बार भारत ने अपनी प्रतिक्रिया, जहां से आतंकवाद जन्म लिया है वहां प्रतिक्रिया करता है। और ये कोई सामान्य घटना नहीं है, इसको एक विशेष घटना के रूप में देखना चाहिए। और आने वाले समय के लिए भी गाइडलाइन है कि भारत की एक भी जनता या एक भी आतंकवादी प्रतिक्रिया होगी तो उसका हम जवाब उसकी भूमि में घुसकर मारेंगे। संजय जी, जो आप जो है इस विषय पर अपनी राय रखिएगा। अच्छा, वो युद्ध विराम एक एब्रप्ट खत्म युद्ध विराम हुआ, तो क्या सामान्य जन अगर युद्ध लंबा चलता तो देश के हित में था क्या? देखिए, दीप जी ने बहुत अच्छा ये विषय रखा। इसको मैं बहुत ही कम शब्दों में पूरी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करता हूं कि पहलगांव की घटना हुई, उस घटना का प्रतिशोध के कारण से भारत ने आतंकवाद और आतंकवादियों के संरक्षक दोनों को ही भारत बदला लेगा ऐसा डंके की चोट पर कहा, जिसका परिणाम पाकिस्तान की न केवल एलओसी बल्कि भारत पाकिस्तान की बाउंड्री के पार जाकर जो भारत ने जवाबी कार्रवाई की आतंकवादियों को लेकर के, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में दिखा। जिसके विपरीत में पाकिस्तान ने उसको, पाकिस्तानी आर्मी ने भारत पर उसका पलटवार किया, अपने ऊपर लिया। भारत का स्पष्ट मानना था कि हम आतंकवादी को किसी भी सूरत में तहस नहस कर देंगे और आतंकवाद के संरक्षक लोगों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब इसके आगे की घटना की कड़ियों को जोड़ता हूं कि लगभग 3 दिन की जो ये पूरी घटनाक्रम रहा, उस घटनाक्रम के बाद में दुनिया के सरमौर जो अमेरिका और अमेरिका की जो लीडरशिप है, उन्होंने, और उसमें कहीं ना कहीं बैकडोर से चीन भी था, उसमें सऊदी भी था, उन्होंने इसको शांति बहाली के लिए भारत और सभी पक्षों के ऊपर अपना प्रभाव डाला। बावजूद उसके भारत किसी प्रभाव में नहीं आया। भारत किसी भी रूप में डीएस्केलेट करना चाहता था, किसी भी कंडीशन में भारत नहीं चाहता था कि ये विषय आगे बढ़े। वो सारा कुछ जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान के प्रायोजित आर्मी के द्वारा ही किया गया, जिसकी वजह से ये समय आया। पर ये शांति के बाद दोनों सीमाओं पर, दोनों देश की सीमाओं पर जो शांति बहाली हुई, उसके बाद एक अचानक से एक ऐसा एटमॉस्फेयर पिछले 2 दिन में क्रिएट करने का प्रयास किया गया कि भारत झुक गया। तो मैं इसमें बहुत उज्जवल जी बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारत किसी भी सूरत में झुका नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भारत ने पाकिस्तान को भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ऐसा करेगा तो उसको प्रतिक्रिया के रूप में ऐसा मिलेगा। और भारत के साथ साथ, पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया ने ये बात समझ ली है कि भारत रिएक्ट करेगा तो कैसा करेगा, उसका परिणाम कैसा होगा। अब इसमें एक पक्ष और निकल कर आता है, जो आईएमएफ और सारी बात हुई, तो हम गलती से उसको आईएमएफ जरूर बोलते हैं, पर वो दुनिया के 190 देशों का इकोनॉमी का एक जो ग्रुप है जिसको हम आईएमएफ कहते हैं, उसमें दुनिया के 5 शीर्ष लोग हैं। नंबर 1 अमेरिका, बिल्कुल, चाइना, यूरोपीय यूनियन, और उसके बाद में कहीं भारत आता है। तो ज्यादातर जो उसमें जो डोमिनेट करते हैं वो अमेरिका, यूरोप, चाइना, बिग डैडी, ये सारे लोग हैं। हाँ। तो नेचुरल है कि वो कभी नहीं चाहते कि भारत उस स्थिति में खड़ा हो कि दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें कहीं ना कहीं भारत की भूमिका बढ़े। इसको ध्यान में रख करके ये शांति बहाली हुई है। भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है, पर भारत के जो शत्रु है वो ये इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये स्पष्ट समझ लें
कि चाहे दुनिया किसी भी सूरत में एकजुट हो जाए, भारत अपने 140 करोड़ जनता की सुरक्षा की गारंटी लेता है और आगे भी जारी रहेगा। यहाँ पर एक आर्थिक पत्रकार होने के नाते मैं इस घटना के, इस पूरे ऑपरेशन के आर्थिक लाभ क्या हो सकते हैं आने वाले वक्त में, ये मैं थोड़ा आपके सामने थोड़ा रखता हूँ, इसकी चर्चा करता हूँ। बिल्कुल, हमें जानना ही चाहेंगे कि इस युद्ध से भारत ने आर्थिक क्षेत्र में कौन सी उपलब्धि या आर्थिक दृष्टि से भारत किस तरह की स्वावलंबन की ओर बढ़ा है। एक तो सबसे बड़ा है, आप अगर देखेंगे तो एक जो हमारे जो हथियार थे, जो अभी भी पूरी दुनिया में काफी उन हथियारों की मांग है। ब्रह्मोस मिसाइल कई जगह जो है उसकी, आकाश मिसाइल की, ब्रह्मोस मिसाइल की एक बड़ा मार्केट जो है खड़ा हो रहा है। और जब से 2014 में प्रधानमंत्री एनडीए की सरकार आई है, मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार आई, तो उनका बड़ा एम्फेसिस रहा है कि भारत में हथियार बनाए जाए। अब सिर्फ बनाए जाए तो भारत के कंजम्पशन के लिए जो बनाया जाए तो सही है, लेकिन हथियार जब बन रहे हैं और उसका लगातार एक्सपेंशन हो रहा है तो निर्यात के लिए भी बनाए जा रहे हैं। तो इस, हालांकि भारत ये चाहता नहीं था, भारत तो सिर्फ अपने प्रिसीजन वेपन 9 जगह पर उसने हिट किए और जो उसके टारगेट थे वो अचीव कर दिए। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की उसमें भारत का एयर डिफेंस सिस्टम भी चेक हो गया, उसको युद्ध की परिस्थिति में उसका टेस्ट हो गया। बिल्कुल, जो आकाश मिसाइल थी उसका भी टेस्ट हो गया युद्ध की परिस्थिति में। ब्रह्मोस मिसाइल थी और कई तरह के ड्रोन हैं जो कि भारत ने बनाए हैं इजराइल के कोलैबोरेशन से, जो कि जो ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं वो बैंगलोर में इसकी फैक्ट्री है। और इजराइल भी वो ड्रोन पिछली बार हमास के हमले के बाद वो भारत से ही गए थे, वहां टेक्नोलॉजी भारत और इजराइल ने मिलकर डेवलप किया और बनते वो ड्रोन यही है। उन ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। तो एक बहुत बड़े ग्लोबल आर्म्स मार्केट में आने वाले समय में भारत की एक बड़ी हिस्सेदारी बनने वाली है, क्योंकि हमारे सारे जो है हथियार जो है रियल वॉर टाइम में टेस्टेड हो गए। दूसरा आर्थिक लाभ इसका क्या हो सकता है कि अगर थोड़ी भी सद्बुद्धि अगर पाकिस्तान को आती है तो हम तरह तरह की जो सुरक्षा पे हमको बहुत ज्यादा जो इंटरनल सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा खर्चे जो करने पड़ते हैं उसमें थोड़ी कमी आएगी। इसमें उज्ज्वल जी एक बहुत अच्छी बात आपने कही। एक बात मैं बस जोड़ दूंगा, तीसरी, हमने जो सिंधु जल समझौते को एबियंस में इस वजह से जो डाला, उसकी वजह से भारत के जो उत्तरी और ईस्ट का क्षेत्र है वहां वाटर टेबल घट रहा है। तो आने वाले समय में हमारे पास ये विकल्प मौजूद है कि हम सिंधु के पानी को डैम्स बनाकर, नहरें बनाकर, और आजकल टेक्नोलॉजी आपको नहर भी नहीं बनानी पड़ती, बड़ी पाइपलाइन से, हाइड्रोलिक पाइपलाइन से पंप कर दिया जाता है एक जगह से पानी दूसरी जगह। जैसे गैस या तेल के लिए हम पाइपलाइन लगा देते हैं, तो ये तमाम विकल्प अब खुल गए हैं। तो भारत की भविष्य में जल संबंधी जो प्रोस्पेरिटी है, जो हमारी खेती की और वाटर टेबल की जो प्रोस्पेरिटी है, इसके लिए भी बड़ा आर्थिक लाभ हमको आने वाले समय में मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण है। जी, आप कह रहे थे कुछ। इसमें एक चीज जो दूर से देखने में समझ में आती है कि ये जो पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं चीन का भी अपना एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और अभी जो सारा घटनाक्रम चल रहा है इसमें चीन एक बहुत बड़ा पक्ष है, जो हिडन पक्ष है। चीन कहीं ना कहीं दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर को कंट्रोल करता है और पिछले 10-1 साल में भारत ने जो चीन का अल्टरनेट बनकर दुनिया को एक संदेश दिया है, आज चीन उसको लेकर भयभीत है। और इस सारे पूरे घटनाक्रम के पीछे जो मैं कहीं ना कहीं से एक चीज को और जो अनुभव करता हूं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उकसा करके चीन भी भारत के इकोनॉमिकल पावर को बनने से रोकने में अपना एक हिडन एजेंडा को लेकर के चल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पक्ष इसमें सीधे सीधे दिखाई देता है, जो कहीं ना कहीं सामने नहीं दिख रहा पर है। दूसरी चीज कि जिस दिन से बॉर्डर पर शांति विराम हुआ है उसके बाद से भारत में एक नई तरह का नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज पिछले 2 दिनों में जो है 2000 पॉइंट ऊपर गया है, तो एक सकारात्मक, और उसमें ये दिखाने का भारत की जो छद्म राजनीतिक पार्टियां हैं जो मानसिक रूप से आज भी कहीं ना कहीं पाश्चात्य प्रभावों से दबे हुए हैं, वो ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि भारत ने
युद्ध विराम कर लिया या शांति के लिए भारत जल्दी झुक गया, ये बिल्कुल गलत है। और इस मामले में भारतीय समाज, भारत की सरकार पूरी तरह से स्पष्ट है कि शत्रु को शत्रु की भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है, जारी है और इसके आगे दूरगामी परिणाम दिखेंगे। और दूसरी बात क्या है, भारत सरकार का जो लक्ष्य था आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई, और आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के बाद भारत तब युद्ध करता जब प्रतिद्वंदी भी युद्ध करने के लिए आगे आता। लेकिन प्रतिद्वंदी जब आत्मसमर्पण कर दिया तो फिर आगे युद्ध करना, वही के लिए डीजीएमओ से जो है रिक्वेस्ट आई है तो भारत ये आ गया। दूसरा हम देखें तो 12 मई बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध के इस देश में युद्ध को प्राथमिकता पे रखना कोई बुद्धिमानी नहीं है। हाँ, हम आत्मरक्षा में युद्ध करना पड़ा तो करेंगे, लेकिन जब सामने वाले ने घुटने टेके हैं तो भारत ने भी उसको महत्व दिया। और क्या है कि पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल हो गया था, वहां के सीनियर आर्मी ऑफिसर्स देश छोड़ने लगे थे, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देश छोड़ रहे थे, और भारत की इस कड़ी कार्रवाई से हर कराची से लेकर के इस्लामाबाद तक हर आदमी असुरक्षित फील कर रहा था। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आदमी असुरक्षित फील किया हो। हाँ, बॉर्डर एरिया पे जो निवासी थे उन्हें ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा, पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो रहा था। और इससे, इस युद्ध से एक उपलब्धि आई भारतीय समाज की एकजुटता की, एकता के संदेश की। और हम युद्ध करते हैं तो हमारे घर से कोई नहीं जाता है तो हमें समान घटना लगती है। कल्पना करिए, युद्ध से जो प्रभावित परिवार है, कोई बच्चे अनाथ होते हैं, पिता का साया छूटता है, कुछ माताओं के सिंदूर उजड़ते हैं, ऐसी घटनाएं बहुत बहुतायत में दिखाई पड़ता है और उसके लिए कोई बुद्धिमानी भी नहीं है। हाँ, यदि हमें आत्मरक्षा में युद्ध करना पड़ा, देश की सुरक्षा में युद्ध करना पड़ा तो भारत युद्ध करेगा। लेकिन विकसित भारत के लिए, दुनिया में एक स्वावलंबन स्थापित करने के लिए, दुनिया में सह अस्तित्व की परिभाषा देने के लिए यदि युद्ध नहीं किया जाता है तो इसमें वर्तमान पीढ़ी की भी भलाई है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी भलाई है। और इस पे उज्ज्वल जी, मैं आपसे एक बार और जानना चाहूंगा, क्योंकि आप आर्थिक विषय के एक अच्छे जाने वाले पत्रकार हैं इस देश के, कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध में भारत नहीं गया तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेगा? देखिए, यहाँ पर सबसे भारत की अर्थव्यवस्था को अगर हम देखें तो जैसे कल शेयर बाजार ने इसको इतना वेलकम किया कि सेंसेक्स जो है 2500 पॉइंट ऊपर चला गया, 800 पॉइंट निफ्टी ऊपर चला गया। तो मतलब कहते हैं कि एक दिन में इतना बड़ा उछाल जो है काफी, मतलब लाइफ टाइम में इतना बड़ा उछाल हुआ। और डॉलर के मुकाबले रुपया भी बढ़ा है, डॉलर के मुकाबले रुपया भी मजबूत हुआ है। तो एक तरह जो इंडिकेटर है आपके शेयर मार्केट और आपके करेंसी का मोमेंटम, वो दोनों बता रहे हैं कि जो उद्योग है और जो व्यवसायी समाज है, उसने जो समूह है उसने इसको पॉजिटिवली लिया है। इसके विपरीत जो है फेक नैरेटिव है, जो कि कुछ वेस्ट की पत्रकारों का फेक नैरेटिव है, कुछ पाकिस्तान का फेक नैरेटिव है और यहाँ के कुछ मतभिन्न लोगों का फेक नैरेटिव है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान की जो वर्तमान स्थिति है वो IMF से लोन लेने के बाद भी भिखारी सिद्ध हो रहा है, उसके बाद भी भिखारी रहने वाला है जो पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति। हाँ, तो यहाँ पर संजय जी यहाँ जोड़ूंगा कि जैसे अभी जो टैरिफ वार चल रहा है और काफी समय से जिस ढंग से चीन की एक के बारे में एक पूरी दुनिया में एक नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो रहा है चीन के प्रोडक्ट्स के बारे में, तो भारत को चाइना +1 के रूप में देखा जा रहा है कि अब मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइना में तो रखी जाए लेकिन भारत में भी एक अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग रखा जाए, क्योंकि चाइना से कभी भी बंद हो सकता है, बिकॉज चाइना एक डेमोक्रेसी नहीं है।
चाइना से कभी भी कुछ बंद हो सकता है। इसमें उज्ज्वल तो इस लिहाज से भी हम उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, चाइना +1 के रास्ते। तो अगर हम बहुत लंबा युद्ध करेंगे तो जो भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल यहाँ खड़े हैं या जो पाइपलाइन में है वो सब जो है दूर हो जाएंगे। तो इसका सीधा असर पड़ेगा, यहाँ रोजगार पर असर पड़ेगा, यहाँ और लोगों को जो रोजगार मिलने वाला होगा उस पर असर पड़ेगा। तो पाकिस्तान को सबक सिखा के, और पाकिस्तान जब सामने से कह रहा है कि हम नहीं लड़ाई करना चाहते, तो हमें लड़ाई में जुटना और कोई वॉर मॉन्गरिंग करना ये आर्थिक स्थिति बुद्धिमत्ता का विषय नहीं होगा। भारत का संजय जी आपसे भी जानना चाहूंगा कि जैसे आप अभी से पहले चर्चा कर ही रहे थे कि आईपीएल मैच के रोमांच की तरह भारत पाकिस्तान के युद्ध की रोमांच की बनाने का प्रयास कुछ मीडिया हाउस ने या कुछ विदेशी मीडिया ने ऐसा नैरेटिव बनाने का प्रयास किया। तो आप उस पर थोड़ा विस्तार डालिए कि युद्ध करना आईपीएल मैच की रोमांच की तरह नहीं है। निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब, उस दिन के जो 2 दिन का जो घटनाक्रम है, और मीडिया ने जो भारत की मीडिया ने भी अपनी जो संयम भूमिका निभाई, और भारत के समाज के साथ मीडिया ने भी अपना पूरा युद्ध में अपने को दिखाते हुए जो उन्होंने वातावरण बनाया बहुत स्पष्ट था। हालांकि थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा मैं खुद अपने बारे में बताऊं तो मैं जिस दिन ये पूरा जो भारत ने जवाबी कार्रवाई करी है पाकिस्तान के विरुद्ध, उस दिन हम रात 3 बजे तक जगते रहे, सारी घटनाक्रम को टीवी पे देखते रहे। और पाकिस्तान और वेस्ट मीडिया का एक नैरेटिव फिक्स्ड है कि वो भारत को 2 दर्जे के मानते हैं। पाकिस्तान का तो कोई चर्चा करने का अस्तित्व है उसका तो कुछ है ही नहीं, वो तो कंप्लीटली फेक कंट्री है। हर विषय में उसको डुप्लीकेसी और फेकनेस उसके प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ लाइफ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत हर तरह से नैरेटिव के मामले में भी संतुलित रहा है। और क्या है कि आपसे एक और बात जानना चाहूंगा, जैसे फेक करेंसी, मादक पदार्थों की तस्करी, ये आईएसआई का यही काम है। दुनिया के नजर में तो वो इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में प्रकट करती है, लेकिन वो इस काम अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से वो फेक करेंसी और ड्रग ट्रैफिकिंग करती है, और इसी कमाई से कहीं ना कहीं आतंकवाद वहां का पोषित हो रहा है। इस नेक्सस को कैसे तोड़ा जाए, या भारत में कैसे इसको देखा जाता है, या आपका मीडिया जगत कैसे देखता है, ये जानना चाहूंगा। देखिए, भारत सरकार जानती है कि जो आईएसआई है वो एक रूट है, बर्मा से ड्रग होता है, वो भारत के रूट्स को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पहुंचता है, और इसका बाजार जो है अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में इसका बाजार है, वो बड़ा बाजार है, अच्छे पैसे मिलते हैं, यूरोप में बाजार है। इसको चलाने वाली सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो है आईएसआई है, और पाकिस्तान की आर्मी है। सो उसको तोड़ने के लिए भारतीयों को सजग रहना पड़ेगा। सरकार और एजेंसियां तो काम कर ही रही हैं, उसको तोड़ने के लिए भारतीयों को। अभी कुछ दिन पहले आप देखते होंगे कि बहुत सस्ते ड्राई फ्रूट सड़कों पर बिका करते थे 2-4 साल पहले। वो जो ड्राई फ्रूट का जो पैसा था वो ड्राई फ्रूट का आतंकवाद था। धीरे धीरे सरकार को पता चला, उसने उसको रोका। कश्मीर के थ्रू जो जैकोबाबाद से सस्ते में ड्राई फ्रूट 0 प्राइस में यहाँ बेच दिए जाते थे, और उस ड्राई फ्रूट को बेच के जो पैसा इकट्ठा होता था, जैसे बादाम है या किशमिश है या अखरोट है, 500 रुपए किलो मिल रहा है, आपको 200 रुपए किलो में कोई देके चला गया, आपने ले लिया, आपको लगा सस्ता में ले लिया। लेकिन क्या होता था कि वो 200 रुपए शुद्ध जो है आतंकवाद की कार्रवाई के लिए चला जाता था। तो बाद में सरकार को पता चला और उस रूट को बंद किया गया। तो अब आपको पूरे दिल्ली शहर में और सारे देश के बड़े शहरों में ड्राई फ्रूट बेचने वाले घूमते हुए नहीं दिखते हैं। तो इसी ढंग से नारकोटिक्स पे भी सरकार लगाम लगा रही है। पंजाब में भी लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। पड़ेगा जहां जहां ऐसी घटनाएं कुछ आती हैं तो अथॉरिटी उसको हम सूचित करें। बिल्कुल सही बात है। सरकार के साथ साथ जनता को भी भूमिका निभाने के लिए आगे आना पड़ेगा। बोल सकते हैं कि शत्रु का षड्यंत्र बहुत गहरा है। हाँ बिल्कुल, और हमें इस बात को समझना है। तो चर्चा तो विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, और चर्चा तो पूरी रात चल सकती। तो लेकिन कहीं ना कहीं समय की बाध्यता है, तो हम विराम देते हैं। इसमें क्यों जोड़ना चाहूंगा कि ये युद्ध विराम जो है, ये जो सीज फायर है, कहीं ना कहीं एक मानव निर्मित आपदा
जो आने वाली थी उस पर विराम लगाई है, क्योंकि युद्ध में सच में बहुत बड़ा आपदा होता है। बहुत लोग बेघर होते हैं, बहुत लोग की रोजगार जाते हैं, बहुत परिवार बिखरते हैं, और युद्ध पे विराम करने से कहीं ना कहीं भारत की जनता, सीमावर्ती जनता के जीवन में एक स्थिरता आई है। जो ये अनिश्चितता लंबे समय तक हो सकती थी, वो अनिश्चितता कुछ ही समय में समाप्त हुई है, और इसको पॉजिटिविटी की तरफ से देखना चाहिए, और शत्रु के षड्यंत्र को भी भारत के लोगों को समझना चाहिए। और मैं अब उज्जवल जी से निवेदन करूंगा कि इस चर्चा को समाप्त करें। तो एक हम सब इस बात को मानते हैं कि एक जो नैरेटिव जो चल रहा है, फेक नैरेटिव पाकिस्तान की ओर से चलाने की कोशिश की जा रही है कि उनका नुकसान कम हुआ है, या जितना उनका नुकसान हुआ है उतना ही भारत का नुकसान हुआ। लेकिन सच्चाई पाकिस्तान भी जानता है, पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन भी जानता है, और आज से पहले जब जब भारत के साथ पाकिस्तान के युद्ध हुए हैं वहां तख्ता पलटा गया है। तो आने वाले वक्त में आप बहुत जल्दी देखेंगे कि वहां के सेनाध्यक्ष का तख्ता पलटा जा सकता है, वहां का प्रधानमंत्री का, क्योंकि झूठ जो है वो 15 दिन चल सकता है, महीने भर चल सकता है, झूठ हमेशा नहीं चल सकता है। क्योंकि आज का जब सोशल मीडिया का युग है तो वहां की जनता को भी सबको पता है कि क्या हुआ है। भले वो फेक नैरेटिव में आज का आकर वो सड़कों पे डांस कर रहे हो, वो विजय जुलूस निकाल रहे हो, लेकिन विजय जुलूस जो है सत्ता प्रायोजित है, वो स्वयंभू नहीं है, स्वयं पैदा नहीं हुआ है। तो ये बहुत जल्दी हम इसका कल्मिनेशन आने वाले वक्त में देखेंगे, और सब लोगों को, हमारे भारतीयों को बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। हमने बड़ा अचीवमेंट किया है, हम तीनों लोगों का यही मानना है कि हमने बड़ा अचीवमेंट किया है, और इसका एक दूरगामी असर आने वाले समय में मिलेगा। इस चर्चा को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।